हेलो बच्चों, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ऑसिलेशंस लेक्चर नंबर 6 और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम। ओके, दो एसएचएम उनको कंपोज करेंगे, स्पेशल केस पढ़ेंगे। बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, नए सिलेबस के हिसाब से इसका एक्सप्रेशन बनाएंगे जो बोर्ड सिलेबस में 4 से 5 मार्क के लिए आ सकता है और इस पे के बेस्ड 4 से 5 न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ, कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम लिखो। कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब बच्चों मिक्सिंग। कंपोजिशन, कंपोज करना, मिला देना। कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम, एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसके बारे में हमने लेक्चर नंबर 2, 3 में बहुत बढ़िया से डिस्कस किया है। लास्ट लेक्चर जो था हमारा लेक्चर नंबर 5 वो सारा न्यूमेरिकल बेस्ड था। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम हैविंग हैविंग सेम पीरियड, हैविंग सेम पीरियड। Okay, composition of two SHM having same period along the same path. Composition of two SHM having same period, बताऊंगा मैं, घबराना मत। same period along the same path, along the same path। अब जिन बच्चों को एसएचएम क्या होती है ये भी पता नहीं, वो भी बच्चे वीडियो के साथ बने रहे। मैं बेसिक से शुरू करूंगा, बेसिक से शुरू करके सारी चीजें बताऊंगा। अगर आपने पहले के लेक्चर नहीं भी देखे होंगे तभी लेक्चर को कंटिन्यू करना, बाद में जाके वो लेक्चर देख लेना, आपको सारी चीजें बढ़िया से समझ आएंगी। ठीक है, तो पहले तो ये समझो कि एसएचएम क्या होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचएम का मीनिंग क्या होता है? एसएचएम मींस सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चों एसएचएम मतलब क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब क्या होता है सर? देख लो, एक मोशन होती है, एक स्पेशल टाइप की मोशन होती है। ओके, जिसे टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन कहते हैं बच्चों, जो एक फिक्स पोजीशन के अबाउट आगे पीछे होती है, तो उसको कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है बच्चों? जो एक सेंट्रल पोजीशन होती है उसको कहते हैं मीन पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एज मीन पोजीशन। उसको क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। अब ये चीजें मैंने लेक्चर नंबर 1 to 5 में डिटेल में डिस्कस की है, इसके न्यूमेरिकल भी हमने किए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मीन पोजीशन और इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। कौन सी पोजीशन? एक्सट्रीम पोजीशन। इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन और इसको भी बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन। अब जो बच्चे ये सारा बेसिक जानते हैं वो वीडियो को 10-5 मिनट आगे ढकल लेना और जहां से आपका काम है वहां से देख लेना। ठीक है, तो इसको बोलेंगे निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, इसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये जो पार्टिकल है बच्चों, ये कुछ इस तरह से मूव करेगा। ये यहां से यहां जाएगा। ओके, एक मूवमेंट हो गई, यहां से फिर वापस आएगा, 2 मूवमेंट, फिर इधर से आगे जाएगा, 3 मूवमेंट, फिर यहां से फिर वापस आएगा, 4 मूवमेंट। तो इसको बोलते हैं एक ऑसिलेशन। अब इसके बाद करने वाले वही करने वाले ना, वो रिपीट 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 करने वाला है। तो जाना आना, इधर जाना वापस आना, आना मेरे प्यार को जाना, झूठा समझो जाना। चलो ठीक है, तो ये जो 4 मूवमेंट है, 1 2 3 4, इन 4 मूवमेंट के एक कलेक्शन को, सेट को बोलेंगे एक ऑसिलेशन। अब एक ऑसिलेशन पूरा करने के लिए जितना टाइम लगेगा उसको बोलेंगे पीरियड, उसको क्या बोलेंगे? पीरियड। और ऐसे कितने ऑसिलेशन वो एक सेकंड में करता है उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। अब 2-3 चीजें याद रखना बच्चों, बेसिक शुरू करते हैं। ठीक है, ये हो गया, इसे कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसका जो इक्वेशन होता है ना बच्चों, वो ऐसे होता है, x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ। अब नए सिलेबस में फाइ दिया है, पुराने सिलेबस में डेल था बच्चों। ठीक है, तो यक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे बताऊंगा मैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सपोज यहां से पार्टिकल किसी टाइम पे यहां पर है तो इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट यक्स, ये वेरिएबल है, जैसे जैसे बढ़ाओगे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। अब ए क्या होता है? ए मतलब मीन पोजीशन से ज्यादा वो कितना दूर जा सकता है उसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड। तो ये सेंट्रल पोजीशन होगी ना, ये एक्सट्रीम पोजीशन, तो ये इस डिस्टेंस को बोलेंगे एम्पलीट्यूड, इस डिस्टेंस को बोलेंगे एम्पलीट्यूड। तो ये हो गया एम्पलीट्यूड, इसको क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। तो यस क्या है? पोजीशन एट एनी टाइम, एट एनी टाइम उसकी पोजीशन हो गई। ए मतलब क्या है? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, इट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। अब ये ओमेगा क्या है बच्चों? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। लेट मी गिव यू द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में न्यू सिलेबस के हिसाब से। तो क्या पढ़ा था हमने? 3 चीजें पढ़ी थी, एक था फ्रीक्वेंसी, दूसरा था पीरियड और तीसरा था एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं बच्चों। ठीक है ना, मतलब तीनों में से कोई एक पता होगा तो बाकी 2 आप ऑटोमेटिकली डिटरमाइन कर सकते हो। तो किसी की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर सेम होगी तो पीरियड भी सेम होगा,
एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, समझना जरूरी है। तो फ्रीक्वेंसी और पीरियड क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय टी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय टी, ये रिलेशन होता है बच्चों। जिसका पीरियड ज्यादा होगा मतलब वो धीरे धीरे घूमेगा, कम वाइब्रेशंस होंगे, कम ऑसिलेशन होंगे, तो फ्रीक्वेंसी कम, जिसका पीरियड ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम। अब ओमेगा और टी में रिलेशन क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी होता है बच्चों। अब ये चीजें हमने प्रूव की है यार, बार बार उसको बता के बोर नहीं करूंगा मैं आपको, ठीक है। 2 पाई बाय टी, और 1 बाय टी की जगह क्या रख सकते हो, एन, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई एन। तो ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो अगर सेम पीरियड होगा तो सेम फ्रीक्वेंसी होगी तो सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस तरह से सिचुएशन होती है, ठीक है। तो हमें ऐसे दो एसएचएम को कंपोज करना है। तो एसएचएम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। टी मतलब टाइम, जिस भी टाइम पे आप डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हो उस टाइम ओके, 2 सेकंड 3 सेकंड जो कुछ भी। और फाई को क्या बोलते हैं बच्चों, इनिशियल फेज, मतलब वो शुरू कहां से करेगा, इनिशियल फेज ऑफ एसएचएम, इनिशियल फेज ऑफ एसएचएम। अब कुछ इनिशियल फेज हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की है। मीन पोजीशन से अगर वो शुरू करेगा तो फेज कितना ले लेंगे हम, फाई इज इक्वल टू 0। यहां से शुरू करेंगे तो एंगल कितना, 0। अब यहां से यहां तक चले गया तो एंगल कितना आएगा, पाई बाय 2, कितना, पाई बाय 2। अब वापस आ गया, जाते वक्त पाई बाय 2, आते वक्त पाई बाय 2, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 पाई, मतलब यहां पर है लेकिन अब इधर जा रहा है तो यहां पर फेज कितना होगा, पाई, कितना होगा, पाई। अब यहां से इधर आ गया, फिर पाई बाय 2 ऐड कर लो, यहां पे होने के बाद इसका फेज कितना होगा, 3 पाई बाय 2। फिर से वापस चला गया तो अब कितना होगा, 2 पाई। समझ रहे हो, तो ये होता है फेज। 0 से शुरू किया, 90 मतलब पाई बाय 2, 180, 270, 360, 0 से 90, 180, 270, 360, मतलब 360 में एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है ना। तो ये होता है इनिशियल फेज, ठीक है। अब उसके बाद और एक बेसिक समझ लो बच्चों, जो हमने मैथमेटिकल टूल में बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया है और मैथमेटिक्स के बच्चों को पता होगा कि भाई कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो माइनस को डाइजेस्ट कर सकता है। इसका रीजन हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है बच्चों, मैथमेटिकल टूल नाम के प्लेलिस्ट में चले जाना, इस सेपरेट पॉइंट पर एक वीडियो बना हुआ है, ठीक है, देख लेना, इसके प्रूफ की जरूरत नहीं। दिस नॉट मैथमेटिक्स क्लास, ठीक है ना, फिजिक्स है। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो सर इसका क्या फायदा होगा, अगर कॉस ऑफ फाई 1 माइनस फाई 2 होगा और कॉस ऑफ फाई 2 माइनस फाई 1 होगा तो ये दोनों का मीनिंग सेम होता है, सेम होता है। क्यों सेम होता है, सपोज अब मैं क्या करूंगा इसको, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, माइनस से मल्टीप्लाई करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या करूंगा, इसमें माइनस ले लू ना लू कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। तो इसको मैं क्या करूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, वैल्यू वही रहेगी। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, कॉस ऑफ ये माइनस माइनस फाई 1 माइनस माइनस प्लस फाई 2, मतलब मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया माइनस से अंदर, कुछ फर्क गिरेगा क्या माइनस को, नहीं। तो अभी ये क्या हो जाएगा, फाई 2 माइनस फाई 1। तो कॉस ऑफ फाई 1 माइनस फाई 2 एंड कॉस ऑफ फाई 2 माइनस फाई 1 वन एंड सेम थिंग, ठीक है। अब उसके बाद मैथमेटिक्स के कुछ फॉर्मूले पता होना जरूरी है आपको। सबसे पहला फॉर्मूला देख लो, ये पता होना जरूरी है कि साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। उसके बाद अगर माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, साइन ऑफ ए प्लस बी। अब उसके बाद बच्चों देख लो कॉस ऑफ ए प्लस बी वगैरह, ये सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें जानने के बाद हम शुरू करते हैं हमारा एक्सप्रेशन दो एसएचएम को कंपोज करने का, ठीक है। ये सारा बेसिक पता होने के बाद अब शुरू कर देते हैं हमारा एक्सप्रेशन। तो हमें क्या करना है, दो एसएचएम का कंपोजिशन बनाना है, दो एसएचएम का कंपोजिशन बनाना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे आप, कंसीडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम अलोंग द सेम पाथ। सो कंसीडर क्या करोगे आप, क्या होगा बच्चों देख लो, दो एसएचएम का कंपोजिशन करना है तो पहले दो एसएचएम लेना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे आप, कंसीडर the two SHM, consider the two SHM having सेम पीरियड। दोनों का पीरियड कैसा होगा, सेम होगा। पीरियड सेम होगा मतलब कैपिटल टी सेम मतलब ओमेगा सेम। कंसीडर द टू एसएचएम, टू रहेगा बच्चों यहाँ पे, कंसीडर द टू एसएचएम हैविंग सेम पीरियड along the same path, along the same path। लेकिन एम्पलीट्यूड सेम बोला गया है क्या, नहीं, तो एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकता है। having different amplitude, अलग अलग एम्पलीट्यूड हो सकता है दोनों का, लेकिन पाथ एक है। हैविंग डिफरेंट एम्पलीट्यूड A1 एंड A2, पहले का एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरे का एम्पलीट्यूड A2 है। एंड डिफरेंट इनिशियल फेज, जिसको इपोक भी कहते हैं कई बार, डिफरेंट इनिशियल फेज
डिफरेंट इनिशियल फेज phi1 एंड phi2 रिस्पेक्टिवली। समझ रहे हो? तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। तो हमने क्या किया, पहले हमने दो एसएचएम कंसीडर किए जिसको हमें कंपोज करना है, जिनका पीरियड कैसा है बच्चों, सेम है, सेम पाथ पे परफॉर्म कर रहे हैं और डिफरेंट एम्पलीट्यूड है, पहले का A1 दूसरे का A2 एंड डिफरेंट इनिशियल फेज phi1 एंड phi2। तो वो दो इक्वेशन कैसे बनेंगे, देखो जनरल इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है। ठीक है, तो पहली एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x1 इज इक्वल टू a के बजाय a1 लिखना पड़ेगा, पहले का एम्पलीट्यूड a1, साइन तो साइन रहेगा, ओमेगा टी रहेगा प्लस ओमेगा टी प्लस फाई 1 रहेगा। ओके, एट एनी टाइम टी हम दोनों के डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं, टाइम दोनों का कैसे है, सेम। अब ओमेगा क्यों सेम लिया, बिकॉज ओमेगा 1 ओमेगा 2 ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हम, बिकॉज पीरियड कैसा है, सेम, पीरियड सेम रहेगा तो ओमेगा भी सेम रहेगा। ठीक है, और x2 क्या हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2, मतलब दोनों एसएचएम हमने लिख लिए। x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1 एंड x2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2। अब ये दो एसएचएम है जिनका एम्पलीट्यूड अलग अलग है, जिनका इनिशियल फेज अलग अलग है, लेकिन पाथ सेम है, इसलिए दोनों का x1 और x2 लिखा हमने, और दोनों का पीरियड सेम है, और किसी एक टाइम पे हम कंसीडर कर रहे हैं, t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे x1 की ये पोजीशन है, x2 की ये पोजीशन है। ठीक है, अब उसके बाद आफ्टर कंपोजिशन, अब दोनों का कंपोजिशन कर देते हैं। ठीक है ना, आफ्टर कंपोजिशन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट x इज गिवन बाय, मतलब दोनों का कंपोजिशन किया, आफ्टर कंपोजिशन दोनों को मिक्स किया, आफ्टर कंपोजिशन resultant displacement x is given by क्या हो जाएगा, x is equal to x1 plus x2। वेरी सिंपल बच्चों, लेंदी है लेकिन सिंपल है, x is equal to x1 plus x2। तो x is equal to x1 क्या है बच्चों, a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1 और प्लस a2 यहाँ पे, या फिर यहाँ पे लिख दूंगा मैं, देखो बच्चों ऐसे ही लिखना, मतलब आसानी होगी, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2। अपन ने क्या किया, सिर्फ वैल्यूज रखे, किसके, x1 और x2 के, x1 और x2 के। ठीक है, लेट अस एक्सपांड दिस इक्वेशंस, एक्सपांड करेंगे इसको, क्या हो जाएगा देख लो, x इज इक्वल टू ये a1 का a1 इसको बोलेंगे a और इसको बोलेंगे b। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए, मतलब यहाँ पर ए क्या है, साइन ओमेगा टी, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी मतलब कॉस ऑफ फाई 1 प्लस कॉस ओमेगा टी, कॉस ए मतलब कॉस ओमेगा टी साइन फाई 1। समझ रहे हो, हमने सिर्फ एक्सपांड किया, इसको ए कंसीडर किया, इसको बी कंसीडर किया। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब ये प्लस का प्लस a2 का a2, इसको एक्सपांड करो बच्चों, फिर से ये हो जाएगा a हमारा और ये हो जाएगा b। साइन ऑफ a प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। तो ये क्या आएगा, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई 2 प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई 2। ठीक है, सिंपली हमने उसको एक्सपांड कर दिया, एक स्टेप में एक ही चीज करेंगे ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, इस a1 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, a2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, ऐसे लिखना आपको इजी जाएगा, बड़ा बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक ही स्टेप है ये, a1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा, a1 साइन ओमेगा टी कॉस फाई 1 प्लस a1, सिंपली ये ब्रैकेट सॉल्व करें ना, a1 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई 1। ठीक है, प्लस प्लस ऐसे ही नीचे लिखना आप भी, मतलब आपको आसानी हो जाएगी। अब a2 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई 2 प्लस इसको a2 से मल्टीप्लाई करना, a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई 2, सिंपल। ठीक है, अब इसको अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे बच्चों तो देख लो, जो नीचे एक दूसरे के नीचे टर्म है, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो निकालेंगे कॉमन। ओके, तो साइन ओमेगा टी अगर कॉमन निकाल लिया, साइन ओमेगा टी जो एक दूसरे के नीचे है, तो अंदर क्या बचेगा, a1 cos फाई 1 प्लस a2 cos फाई 2, समझ रहे हो। ठीक है, प्लस का प्लस। अब जो बचे हुए दो टर्म है उनमें से क्या कॉमन निकलेगा, उनमें से कॉमन निकलेगा कॉस ओमेगा टी। समझ रहे हो, क्या कॉमन निकलेगा, कॉस ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी कॉमन ले लेते हैं, कॉस ओमेगा टी अगर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा,
A1 sin phi1 प्लस A2 sin phi2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब अच्छे से देख लो बच्चों क्या होता है इस इक्वेशन में। A1 A2 phi1 phi2 कांस्टेंट है। क्या है बच्चों, यहां पर A1 ये x इज इक्वल होगा, यहां पर A1 A2 phi1 phi2 आर कांस्टेंट। तो हम जो ब्रैकेट है उसको हम कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपका थोड़ा सा पेट दुख सकता है, लेकिन क्या करें बच्चों, आपको इतना तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। क्या हो जाएगा देख लो, A1 cos phi1 प्लस A2 cos phi2, इसके जगह देखो कैसा चमत्कार करेंगे हम, A1 और A2 ये दोनों का मिलके बना R, सपोज कुछ तो एडिशन हो जाएगा उसका R, cos ही रहेगा, ये cos ही रहेगा, और phi1 और phi2 ये एंगल मिक्स होके बना सपोज डेल। क्या बना, डेल। तो A1 A2 का रिजल्टेंट R, cos के जगह हमने क्या रखा cos, phi1 phi2 का एडिशन क्या है डेल, सपोज डेल। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, आगे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही सिमिलरली A1 sin phi1 प्लस A2 sin phi2, इसके जगह क्या रखेंगे देख लो, A1 और A2 का रिजल्टेंट हमने लिया था R, सिर्फ यहां पर cos था, यहां पर sin है, तो cos की जगह रखेंगे sin, और ये phi1 और phi2 का एडिशन होके सपोज डेल बन गया, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ये सारे ही कांस्टेंट होते हैं, तो इसको हम ऐसे ऐड करके सपोज ये बन गया, तो R को क्या बोलेंगे हम, R इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, जो दोनों का मिक्स होके बना उसको बोलेंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, एंड डेल इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट इनिशियल फेज या फिर इनिशियल फेज ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम। अब रिजल्टेंट एसएचएम कहां से पता चला, इसके बाद ही प्रूव कर दूंगा मैं। रिजल्टेंट इनिशियल फेज, या इसको बोलेंगे इपोक ऑफ एसएचएम। क्या बोलेंगे, इपोक ऑफ एसएचएम। हमने देखा है, अच्छे से देखा है, लेक्चर नंबर 2 या 3 में देख लेना, इपोक ऑफ एसएचएम हमने पढ़ा है। अब हम क्या करेंगे, ये समझ में आया ना आपको, ये थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने पेट दुखने का स्टेप किया है। तो A1 A2 का सपोज इमेजिन करो ये 5 है, ये 7 है, 7 और 5 12, ऐसे ही एडिशन करके ये आया। ओके, तो ये इन दोनों का एडिशन सपोज ये आया, इन दोनों का एडिशन ये आया। अब ये पता नहीं ना, तो ये दोनों की वैल्यू हम पता करेंगे। ठीक है, हमें क्या पता है, A1 A2 phi1 phi2, उस पे से R और डेल काटने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज रखेंगे इस इक्वेशन में, तो इक्वेशन इस तरह लगेगा, x इज इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी इंटू इसके जगह A1 cos, इसके जगह क्या रखेंगे R cos डेल, तो R को यहां पर लिखता हूं मैं और cos डेल को यहां पर लिखता हूं। ऐसे क्यों कर रहे हो सर, बिकॉज हमें इसको भी फॉर्मूला में बिठाना है। ठीक है ना, तो मल्टीप्लीकेशन में ऐसे लिख सकते हैं हम। अब उसके बाद ये क्या है cos ओमेगा टी, ये क्या है cos ओमेगा टी। अब ये A1 sin phi1 A2 sin phi2, A1 sin phi1 A2 sin phi2, इसके जगह क्या रखेंगे R यहां पर लिख देता हूं मैं, और साइन डेल यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, अब देख लो इसको अच्छे से, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, लेकिन उससे पहले आपको आर कॉमन लेना पड़ेगा, तो ले लेते हैं, यक्स इज इक्वल टू आर इन ब्रैकेट साइन ओमेगा टी कॉस डेल प्लस कॉस ओमेगा टी साइन डेल। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूले को आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये समझ आएगा बच्चों कि दिस इज नथिंग बट आवर ए एंड दिस इज नथिंग बट बी, ये ए ये बी, तो ये साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी को इसको क्या लिख सकते हैं आप, साइन ऑफ ए प्लस बी, सिंपली उसको ऐसे ही करेंगे। तो यक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल। समझ रहे हो, यक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल। तो यहां से क्या प्रूव होता है कि भाई अगर आपने दो एसएचएम को मिक्स कर दिया, मतलब पहला एसएचएम कौन सा था, x1 इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा टी प्लस phi1, दूसरा एसएचएम कौन सा था, x2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा टी प्लस phi2। अगर इन दोनों को कंपोज कर दिया तो एक मोशन बनी जिसका इक्वेशन क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल। अब इसको ऑब्जर्व करो, x1 x2 के जगह आया x, मतलब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट चेंज होने वाला है, a1 a2 के जगह क्या आया r, मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी चेंज होने वाला है, साइन के जगह साइन ही रहा, ओमेगा के जगह ओमेगा ही रहा, टी के जगह टी ही रहा, मतलब रिजल्टेंट जो एसएचएम बनेगा उसका भी पीरियड वही होगा, उसकी भी फ्रीक्वेंसी वही होगी, उसकी भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी वही होगी जो इंडिविजुअल की होती है। ठीक है, बिकॉज हमने वो सेम लिया था ना ऑलरेडी, दोनों का पीरियड कैसा था, सेम था, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम थी, दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम थी, लेकिन इनिशियल फेज चेंज हो जाएगा। तो phi1 phi2 का कंबाइन होके क्या बना, डेल बना। ठीक है, तो इस तरह से जो रिजल्टेंट एसएचएम है, ठीक है ना, तो ये इक्वेशन से क्या प्रूव होता है, दिस इक्वेशन प्रूव्स दैट, दिस इक्वेशन, ये जो ऊपर दिया हुआ रेड कलर वाला इक्वेशन, दिस इक्वेशन प्रूव दैट कंपोजिशन इज आल्सो एसएचएम, कंपोजिशन इज आल्सो एसएचएम,
ठीक है, हमने जो कंपोज किया मोशन को, वो मोशन भी क्या है, हमारी एसएचएम है। ठीक है, इसके आगे अब दो सब एक्सप्रेशन आ जाएंगे। पहले इतना लिख लो बच्चों, अब जगह नहीं है, हमें मिटाना पड़ेगा। हो गया, हो गया, चलो ठीक है। इसी एक्सप्रेशन का पार्ट, हाँ थोड़ा लेंदी एक्सप्रेशन है बच्चों। अब इसको एक ही चीज को बार बार बताने की जरूरत नहीं। अगर लाइव क्लास होता तो आप कहते कि सर और एक बार बता दो, तो ये तो रिकॉर्डेड है ना बच्चों, सिर्फ आपको आपके उंगली से पीछे लेना है और एक एक बार देख लेना है। ठीक है, अब देख लो बच्चों, हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन बनाएंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का। ओके, एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है, आर, तो आर का एक्सप्रेशन बनाएंगे। अब एक चीज समझ लो, जब मैं स्टूडेंट था मुझे ऐसा कंफ्यूज होता था कि भाई क्यों क्यों पता कर रहे हो। देख लो बच्चों, आपको कौन कौन से वैल्यूज पता है, आपको A1 दिया होगा, A2 दिया होगा, φ1 दिया होगा, φ2 दिया होगा, और आपसे पूछेंगे कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पता करो, तो उस टाइम क्या करोगे आपको। तो आपके पास वेरिएबल कौन से, आर और डेल। आपको पता क्या है, A1 A2 एंड φ1 φ2, और आपको पता करना है आर एंड डेल। तो टू वेरिएबल टू इक्वेशन आराम से आप पता कर सकते हो। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, अब हमें पता है क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, उसको यूज करेंगे। तो दो वेरिएबल है ना, आर एंड डेल, आर एंड डेल। तो दो वेरिएबल को में से आपको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल निकालना पड़ेगा। तो कौन सा वेरिएबल निकालना है, डेल। तो डेल को कैसे निकालोगे, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, दोनों को ऐड करो। तो इसका स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर डेल, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर डेल, और दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा और वो निकल जाएगा। तो इक्वेशन कौन सी एक्टिविटी करेंगे, इक्वेशन 1 स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 स्क्वायर, इक्वेशन 1 स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 स्क्वायर। अब न्यू सिलेबस में ये शॉर्टकट में दिया है, लेकिन आपको शॉर्टकट में समझ नहीं आएगा, डिटेल ही बताना पड़ेगा। ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, पहले राइट हैंड साइड का स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे। 1 स्क्वायर क्या आएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल, इसका स्क्वायर कर लिया, प्लस इसका स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया प्लस इसका स्क्वायर। अब ये दोनों का स्क्वायर क्या होगा, A1 cos φ1 प्लस A2 cos φ2 होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर A1 sin φ1 प्लस A2 sin φ2 होल स्क्वायर। सिंपली लेंदी है बच्चों, हार्ड नहीं है। ठीक है, इसका स्क्वायर किया प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ये रब कर देता हूं मैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 एंड 2 को यूज करके फर्स्टली हम आर की वैल्यू पता करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे डेल की वैल्यू पता करने। दो इक्वेशन दो वेरिएबल वैल्यूज पता हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इन दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा, निकाल लेंगे आर स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर डेल प्लस साइन स्क्वायर डेल। अब आपको 10th के नॉलेज से पता है साइन स्क्वायर डेल प्लस कॉस स्क्वायर डेल कितना, 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, सिर्फ आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या आ जाएगा, a1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर φ1 a स्क्वायर प्लस b या फिर 2ab 2ab, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब a1 a2 cos φ1 cos φ2, a1 a2 cos φ1 cos φ2। ठीक है, 2a1 a2 2ab ना, ये a है ये b है, प्लस b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, ये आएगा a2 स्क्वायर cos स्क्वायर φ2 प्लस ऐसे ही लिखना बच्चों, इसके नीचे ही ले लेना ताकि आपको समझने में आसानी हो, कॉमन निकालने में सिंप्लीफाई हो। ओके ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर लिया प्लस, अब यहाँ पर ये a है बच्चों और ये b है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर φ1, इसका स्क्वायर कर लिया, प्लस 2ab मतलब 2a1 a2 साइन φ1 साइन φ2। ठीक है, प्लस b स्क्वायर, b क्या है, a2 साइन φ2 मतलब a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर φ2। वेरी सिंपल। ओके, अब अगर आप अच्छे से देखोगे बच्चों, ऑब्जर्व करोगे, तो इन दोनों में से a1 स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, इन दोनों में से a1 स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, सिर्फ आर स्क्वायर, क्या बचा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, निकाल लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos स्क्वायर φ1 प्लस साइन स्क्वायर φ1। चलो लिख देते, कोई बात नहीं, cos स्क्वायर φ1 प्लस साइन स्क्वायर φ1 जो ऑटोमेटिकली कैंसिल होने वाला है 1 होके। ठीक है, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, a2 स्क्वायर। ठीक है, निकाल लेंगे a2 स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos स्क्वायर φ2 प्लस
साइन स्क्वायर फाई टू। अब बचा क्या, देखो उसमें से क्या कॉमन निकलेगा, 2a1a2, ये देख लो 2a1a2, 2a1a2 निकाल लेंगे कॉमन, 2a1a2 ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos फाई वन cos फाई टू प्लस प्लस साइन फाई वन साइन फाई वन साइन फाई टू। ठीक है, cos ए cos बी साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है cos ऑफ ए माइनस बी, और cos ऑफ ए माइनस बी एंड cos ऑफ बी माइनस ए, वन एंड सेम थिंग, मैंने पहले ही बताया ना आपको। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1a2, this is nothing but the expansion of cos of phi 2 minus phi 1. You can write phi 2 minus phi 1 or phi 1 minus phi 2. Okay, cos a cos b plus sin a sin b, doesn't matter, cos minus theta is equal to cos theta, तो ये क्या हो जाएगा cos of phi 2 minus phi 1। सिंपली लास्ट स्टेप, ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंटरफेरेंस में भी यूज होता है, a1 स्क्वायर प्लस 2 a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos ऑफ phi 2 माइनस phi 1। तो आपको चार चीजें पता है, a1 पता है, a2 पता है, phi 1 पता है, phi 2 पता है, जस्ट पुट दैट वैल्यू, यू विल गेट द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम। आपको क्या मिल जाएगी, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम, मतलब जो रिजल्टेंट एसएचएम बनी उसके एम्पलीट्यूड हमें मिल गई। ओके, लेट अस गो फॉर इनिशियल फेज या इपोक ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम। क्या पता करेंगे, इपोक ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम। अभी इसका आंसर खत्म नहीं हुआ बच्चों, ये दूसरा पार्ट हो गया, और एक पार्ट है, उसके बाद स्पेशल केस है, उसके बाद 4 न्यूमेरिकल बनते हैं इस पे। ठीक है, अब इसमें जो सब हेडिंग आएगी वो आएगी एक्सप्रेशन फॉर इपोक ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम। एक्सप्रेशन फॉर इपोक, इपोक मतलब इनिशियल फेज, हाँ, इपोक ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम मतलब डेल, रिजल्टेंट एसएचएम मतलब जो रिजल्टेंट एसएचएम हो रही है x1 और x2 की, उसका रिजल्टेंट इनिशियल फेज क्या होगा। पहले एसएचएम का phi 1 था, दूसरी एसएचएम का phi 2 था। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है बच्चों, r sin डेल इज इक्वल टू a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2 बराबर a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2। सिमिलरली r cos डेल क्या है हमारे पास, हमने जो वैल्यू पुटअप की थी ना, a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2, ऐसा इक्वेशन है हमारे पास, a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2। ठीक है, तो इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। सिंपली डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया, तो क्या हो जाएगा, सिंपली दिस r एंड r गेट कैंसल, साइन डेल डिवाइडेड बाय कॉस डेल, ये हो जाएगा tan डेल, क्या हो जाएगा tan डेल, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2 डिवाइडेड बाय a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2। सिंपली ये tan को इधर शिफ्ट कर दो, हमें डेल पता करना है ना, तो tan का tan इनवर्स हो जाएगा, तो डेल विल बी tan इनवर्स ऑफ a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2 होल डिवाइडेड बाय a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट इनिशियल फेज। अब यहाँ पर एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हमने दो एसएचएम को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद जो मोशन बनी वो भी एसएचएम थी, उसकी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पता की और उसका रिजल्टेंट इनिशियल फेज पता किया। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इपोक ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पेशल केस। ओके, मतलब फेज डिफरेंस ये होने पर क्या होता है, वो होने पर क्या होता है, ये चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सोच लो बच्चों, इमेजिन करो क्या है स्पेशल केस, हेडिंग लिखो स्पेशल केस, स्पेशल केस। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi 2 माइनस phi 1 भी चलेगा, या फिर phi 1 माइनस phi 2, डजेंट मैटर फॉर cos। ओके, उसके बाद डेल इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2
A2 sin phi 2 डिवाइडेड बाय A1 cos phi 1 प्लस A2 cos phi 2। ठीक है, ये है हमारा डेल, दिस इज फॉर डेल। ठीक है, अब इसके बाद स्पेशल केस में केस फर्स्ट ले लेंगे हम, केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट कि भाई सपोज अगर वो बोथ एस एच एम आर इन फेज, बोथ एस एच एम आर इन फेज। अब ये इन फेज का मीनिंग क्या होता है कि अगर फेज डिफरेंस आपका जीरो है, फेज डिफरेंस फाई टू माइनस फाई वन रहने दो या फाई वन माइनस फाई टू, डजंट मैटर, फेज डिफरेंस अगर आपका जीरो है तो उसको कहते हैं इन फेज। क्या कहते हैं? इन फेज, दोनों का फेज सेम होना उसको इन फेज कहते हैं। तो डिफरेंस कितना आएगा? जीरो। तो फाई टू माइनस फाई वन जीरो, तो कॉस ऑफ फाई टू माइनस फाई वन कितना आएगा? कॉस ऑफ फाई टू माइनस फाई वन मतलब कॉस ऑफ जीरो, तो कॉस ऑफ जीरो कितना होता है? वन। कॉस जीरो इज वन बच्चों, कॉस जीरो कितना होता है? वन। तो क्या हो जाएगा फिर ये आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू वन। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? वन। तो वन रख दिया मैंने। तो ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A1 प्लस A2 होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A1 प्लस A2। अगर इसमें का इसमें बच्चों इफ दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा, A1 इज इक्वल टू A2, सपोज दो SHM है जिसका एम्पलीट्यूड भी क्या है? सेम है, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा? A प्लस A, दैट विल बी 2A। ठीक है, मतलब दो SHM है जिनका एम्पलीट्यूड भी सेम है और दोनों सेम फेज के है, तो उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डायरेक्ट याद रखना, R इज इक्वल टू क्या आएगा? 2A। क्या आएगा? 2A। ओके, लेट अस मूव टू केस नंबर 2। केस नंबर 2 पे चलते हैं। केस नंबर 2 है हमारी बच्चों की, अब ये क्या था? सेम फेज। तो सेम फेज के बजाय क्या करेंगे? आउट ऑफ फेज लेंगे। आउट ऑफ फेज और आउट ऑफ फेज। अब आउट ऑफ फेज किसको कहते हैं? आउट ऑफ फेज मतलब दोनों का फेज डिफरेंस अगर 180 होता है, कितना? 180 डिग्री होता है, उसे कहते हैं आउट ऑफ फेज। फेज डिफरेंस अगर 180 होगा तो उसको बोलेंगे आउट ऑफ फेज। तो कॉस ऑफ 180 क्या होता है? मतलब कॉस ऑफ फाई टू माइनस फाई वन इज इक्वल टू कॉस ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू माइनस वन होता है। कॉस ऑफ 180 इज माइनस वन। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई टू माइनस फाई वन क्या आ जाएगा? माइनस वन। प्लस माइनस माइनस, तो R विल बी अंडर रूट ऑफ, देख लो बच्चों, A1 स्क्वायर माइनस, ये माइनस वाला पहले लिखेंगे अपन, प्लस माइनस माइनस 2A1 A2 प्लस A2 स्क्वायर। सो दिस विल बी जस्ट एक्सपांशन ऑफ A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? अंडर रूट ऑफ A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। सो सिंपली दिस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसल, सो R विल बी A1 माइनस A2। तो अच्छे से समझो बच्चों, इफ द SHMs आर इन फेज then resultant amplitude is addition, if SHM are out of phase then resultant amplitude is subtraction। ठीक है, तो इसमें स्पेशल केस अगर if अगर सब जो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू सपोज A होगा, तो क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू A माइनस A, दैट विल बी जीरो। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द स्पेशल केस नंबर 2। तो ये हमारी स्पेशल केस 2 थी। लेट अस मूव टू स्पेशल केस नंबर 3। ये 2 कर देना बच्चों, इसको 2 कर देना। अब इस पे जाएंगे, स्पेशल केस नंबर 3 पे जाएंगे। ठीक है, अब 3 में क्या करेंगे बच्चों? 90 डिग्री का फेज डिफरेंस ले लेंगे। कितने का? 90 डिग्री। कितने का भी पता कर सकते हो आप। बोथ SHM आर आउट ऑफ फेज, बोथ SHM आर इन फेज। ये दोनों हो गए बच्चों, इन फेज होंगे तो एडिशन, आउट ऑफ फेज होंगे तो सब्सट्रैक्शन। अब थर्ड स्पेशल केस, थर्ड वन, फेज डिफरेंस इज पाई बाय 2, मतलब 90 डिग्री। ओके, तो क्या हो जाएगा? cos 90 क्या होता है? जीरो होता है ना बच्चों। फाई टू माइनस फाई वन इज इक्वल टू cos पाई बाय 2 एंड cos पाई बाय 2 विल बी जीरो। तो जीरो होगा तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू जीरो। ये जीरो हो जाएगा ना बच्चों, ये जीरो हो गया तो ये सारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी सिंपली A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब इसमें अगर इफ A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A होगा बच्चों, तो R विल बी अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2A स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर रेट नहीं निकलता, A स्क्वायर का A, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.414A। यू नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज
1.414। तो इस तरह से ये आपके स्पेशल केस होंगे बच्चों। हो गया, हो गया। चलो, तो लेट अस मूव ऑन एंड सॉल्व सम इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन ऑफ 2SHM। तो पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बार आ जाता है और वेक्टर्स में भी आता है, ठीक है। तो इसके चार न्यूमेरिकल हम करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल करने जा रहा हूं बच्चों मैं, फर्स्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस टॉपिक कंपोजिशन ऑफ 2SHM। क्या बोल रहा है? अ पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू टू सिंपल हार्मोनिक मोशन इन सेम डायरेक्शन हैविंग इक्वल एम्पलीट्यूड। दोनों का एम्पलीट्यूड कैसे है? सेम है बच्चों, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, मतलब A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो हमने उसको A मान लिया, ओके। एंड इक्वल फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी कैसी है? सेम है, फ्रीक्वेंसी कैसी है? सेम है। फिर इफ द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल मोशन, जो रिजल्टेंट SHM बना उसका भी एम्पलीट्यूड इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल मोशन। तो इंडिविजुअल का कितना है? A1 या A2, और दोनों का कितना है? A। तो आपको कंडीशन क्या दी है? A1 A2 वाली SHM मिक्स किया हमने, और A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू कितना है? A। तो जो रिजल्टेंट बना वो भी इसके इक्वल ही आ रहा है। ऐसा होने के लिए फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन देम, ऐसा होने के लिए दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? समझ गए? इंटरेस्ट में बहुत बार आता है बच्चों कि दोनों सेम एम्पलीट्यूड वाले मोशन है, फ्रीक्वेंसी तो सेम होनी चाहिए, तभी हम फॉर्मूले लगा सकते हैं। दोनों का मिक्स करने के बाद रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंडिविजुअल के इतना हुआ, इंडिविजुअल मतलब 1 या 2, और दोनों का कितना है? A। तो R इज इक्वल टू A अगर होगा तो उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा? वेरी सिंपल बच्चों। तो क्या करेंगे? R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव 2 माइनस 5 1। अभी इसका जो आंसर आएगा उसको डायरेक्ट मेमोराइज कर लेना बच्चों, ये कई बार MCQ भी आता है, ठीक है। तो R क्या है बच्चों? A है। R क्या है? A इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A1 के जगह भी A, A2 के जगह भी A, तो क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2A इंटू A स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ फाइव 2 माइनस 5 1, ठीक है। अब सिंपली दोनों साइड का स्क्वायर कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर, समझ रहे हो? ये होगा A स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर ये क्या हो जाएगा? 2A स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ये 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर, ये भी 2A स्क्वायर कॉस 5 2 माइनस 5 1, 5 1 माइनस 5 2, 5 2 माइनस 5 1 डजंट मैटर। अब क्या हो जाएगा? सिंपली हम क्या करेंगे? इसमें से कॉमन निकालेंगे एंड दैट कॉमन विल बी 2A स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2A स्क्वायर कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा? A स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2A स्क्वायर अगर आपने कॉमन निकाल लिया, 2A स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस 5 2 माइनस 5 1, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों? देख लो, क्या हो जाएगा ये? ओके चलो ठीक है। तो 5 2 माइनस 5 1, लेट अस सपोज 5 2 माइनस 5 1 इज इक्वल टू डेल। सपोज उसकी हमने एक वैल्यू रख दी, बोल तो आपको सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये A1 स्क्वायर से A1 स्क्वायर मर गया, ये 2 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस डेल। अब अच्छे से याद रखना बच्चों, मैथमेटिकल टूल वाला एक्सप्रेशन देख लेना आप कि भाई 1 प्लस कॉस डेल ये जो होता है 1 प्लस कॉस डेल, ठीक है बच्चों, एक मिनट। 1 प्लस कॉस डेल, यस, 1 प्लस कॉस डेल जो होता है ये होता है 1 प्लस कॉस डेल। चलो तो ये +1 इधर आके -1 हो जाएगा, 1/2 -1 इज इक्वल टू इसको कॉस डेल करेंगे, ठीक है। अब 1/2 -1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -1/2। क्या हो जाएगा? -1/2 इज इक्वल टू कॉस डेल। तो डेल क्या हो जाएगा? कॉस इधर आके कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। तो कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 होता है 2π/3। क्या होता है बच्चों? 2π/3, ठीक है। मतलब 120 डिग्री, कितना? 120 डिग्री होता है बच्चों। तो डेल इज इक्वल टू कितना आएगा? 2π/3। 2π/3 याद रखो, कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 क्या होता है? 2π/3। मतलब 120 अगर दोनों के बीच का फेज डिफरेंस होगा तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगी? सेम आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको पता कर सकते हैं, ओके। अब याद रखो कि भाई इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड सेम आने के लिए
फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 120 डिग्री का होना चाहिए, 120 डिग्री। ओके, लेट अस मूव ऑन टू प्रॉब्लम नंबर 2। अभी ये इंटरेस्टिंग है, क्या बोल रहा है, पार्टिकल इज साइमल्टेनियसली सब्जेक्टेड टू 2 SHM गिवन बाय, पहला SHM है x1 इज इक्वल टू 4 साइन, चलो ठीक है, 4 साइन 4 पाई टी, सिंपल सिंपल, हाँ, 4 पाई टी प्लस पाई बाय 6, प्लस पाई बाय 6 पहला SHM, और सेकंड SHM है x2 इज इक्वल टू 3 साइन 4 पाई टी, 3 साइन 4 पाई टी प्लस प्लस पाई बाय 3, पाई बाय 3, और ये जो दोनों है ये CGS सिस्टम में, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मोशन। कोई बात नहीं बच्चों, देखो, हाँ, अब पहले चेक कर लेना ऐसे प्रॉब्लम में कि भाई इधर साइन है इधर भी साइन है, साइन साइन होगा तो सीधे फेज डिफरेंस पता कर सकते हो। अब ओमेगा, इसका ओमेगा कितना है 4 पाई, इसका ओमेगा कितना है 4 पाई, ओमेगा टी होता है ना, इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस phi1, तो a1 कितना हो जाएगा, a1 विल बी 4 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर क्यों लिया सर, बिकॉज CGS सिस्टम है, तो a1 हो गया 4 सेंटीमीटर। अब ओमेगा कितना हो जाएगा 4 पाई, उसकी जरूरत नहीं, phi1 कितना हो गया, phi1 विल बी पाई बाय 6, सीधे सीधे कंपेयर करो, phi1 विल बी पाई बाय 6। अब इस पे से इसको किसके साथ कंपेयर करोगे, x2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस phi2, कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस, तो a2 कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, व्हाई सेंटीमीटर, बिकॉज दे आर गिवन दैट ऑल द थिंग्स आर इन CGS सिस्टम, और phi2 विल बी पाई बाय 3, पाई बाय 3, ठीक है ना, इसको देखो ना, phi2 विल बी पाई बाय 3, ओमेगा की तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हमें r पता करना है, r इज इक्वल टू व्हाट, आराम से पता कर लेंगे। r का फॉर्मूला क्या होता है, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi2 माइनस phi1 भी चलता है, phi1 माइनस phi2 भी चलता है, डजेंट मैटर, सो दैट विल बी अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर, a1 कितना है, किधर गया a1, a1 4 है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस a2 स्क्वायर, a2 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 गुनीले 4 गुनीले 3, समझ रहे हो ना, a1 4 है और a2 3 है, ओके, इंटू cos phi2 माइनस phi1, तो phi2 कितना है पाई बाय 3, cos ऑफ पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, डोंट वरी, ठीक है, सो दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 16 और 9 25 हो जाएंगे, प्लस 4 त्रिकम 12 12 दूनी 24 हो जाएगा, ये 4 त्रिकम 12 12 दूनी 24, और ये क्या होगा cos ऑफ पाई बाय 3 में से पाई बाय 6 गए, तो इसको ऐसा करेंगे बच्चों, बेस सेम कर लेंगे 2 2, ठीक है, तो 3 दूनी 6, तो बेस सेम 6, 2 पाई में से गए पाई गया पाई, साई रैंक 18, साई रैंक 18 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा ये 18 हो जाएगा, 18, ठीक है। तो अब कैसे होगा फिर ये अंडर रूट ऑफ ये 25 प्लस ये 24 गुणिले cos 30 साइत रैंक 18, तो cos 30 कितना होता है बच्चों, √3/2 होता है, क्या होता है √3/2, √3/2 मतलब ये होगा √3/2, कोई बात नहीं, 2 1 जा 1, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है, उसके बाद 2 2 जा 4 हो गया, तो क्या होगा अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 12 इंटू √3, क्या होता है बच्चों, √3 विल बी 1.713, 1.713। अब इसको अगर सॉल्व करोगे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी, ओके, तो दिस विल बी क्या आ जाएगा, ये 45, ये जो होगा ये 12 गुनीले 1.71, इसका मल्टीप्लीकेशन अगर आप करोगे तो दिस विल बी 20.78, ये कर लेना यार आप, 20.78, तो इसका एडिशन करोगे तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 45.78, और 45 का अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ओके, 6.7 सेंटीमीटर, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा 6.7 सेंटीमीटर। यू कैन ऑल्सो गो विथ लॉग टेबल, ठीक है, तो इसको लिख लो आप आराम से, हो गया। चलो लेट अस मूव टू प्रॉब्लम नंबर 3 बेस्ड ऑन कंपोजिशन ऑफ 2 SHM, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम नंबर 3 पे मूव होने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई एक 3 4 5 वाला ट्रायंगल होता है, ठीक है, अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया, तो इसमें का एक एंगल 53 होता है, एक एंगल 37 होता है, तो ये एंगल हो जाएगा 53 डिग्री, कितना 53, और ये एंगल हो जाएगा 37 डिग्री, याद रखो,
37, छोटे साइड वाला 37, बड़े साइड वाला 53। ये आपको याद रखना होता है, स्टैंडर्ड एंगल है, कई बार आपको ये नीट में यूज होगा या फिर थ्योरी में भी कई बार यूज होगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में इसका यूज है बच्चों, देखो हाँ, थर्ड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 3 क्या बोल रहा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज गिवन बाय, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट दिया गया है x इज इक्वल टू 3 sin 5 पाई टी, बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, 3 sin 5 पाई टी प्लस 4 cos, क्या बात है, 4 cos 5 पाई टी, 4 cos 5 पाई टी, एक साइन ही एक cos है, बी केयरफुल। 5 वेयर डिस्टेंस इज इन मीटर, मतलब ये एमकेएस सिस्टम है, कौन सी सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम है, ओके, एमकेएस सिस्टम है। कैलकुलेट नंबर 1 एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड पता करना है। नंबर 2 एम्पलीट्यूड होगा, उसके बाद इनिशियल फेज ऑफ द मोशन, मतलब इपोक पता करना है, डेल। उसके बाद थर्ड वन पाथ लेंथ, बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। पाथ लेंथ, पाथ लेंथ, ठीक है, आपको पाथ लेंथ भी किसकी पता करनी है, वेर ओके, पाथ लेंथ, ओके, रिजल्टेंट की पाथ लेंथ आपको पता करनी है, ठीक है, डेल आर एंड पाथ लेंथ। तो पहले तो ये समझो बच्चों कि साइन एंड कॉस आर नॉट अलाउड, दोनों को आपको एक तो साइन करना पड़ेगा या कॉस करना पड़ेगा। तो हाउ विल यू कन्वर्ट कॉस इनटू साइन, साइन एंड कॉस आर नॉट आउट ऑफ फेज बच्चों, देख लो। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, x इज इक्वल टू 3 sin 5 पाई टी प्लस 3 sin 5 पाई टी प्लस 4, ये जो कॉस है ना, इसको अगर मैं साइन लिखूंगा तो साइन 5 पाई टी प्लस पाई बाय 2 लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, पाई बाय 2। अब ये कैसे आया, इसके लिए मैथमेटिकल टूल वाला लेक्चर देख लेना। साइन को, कॉस को आप साइन प्लस पाई बाय 2 लिख सकते हो, कॉस को साइन प्लस एंगल प्लस पाई बाय 2, तो कॉस और साइन में पाई बाय 2 का डिफरेंस होता है, मतलब एंगल में अगर आपने पाई बाय 2 ऐड कर लिया तो कॉस का ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या है, x1 साइन ओमेगा टी प्लस 5 और ये क्या है, x2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 है, ठीक है। तो यहां से देख लो, सॉरी x1 इज इक्वल टू a1 है ये बच्चों, आई एम रियली सॉरी, a1, और ये क्या है a2, ठीक है। तो a1 क्या है बच्चों, a1 है यहाँ से 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर, बिकॉज एम के सिस्टम है। a2 है 4 मीटर, a2 है 4 मीटर। अब यहाँ पर ओमेगा टी के साथ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब जीरो, ओमेगा टी प्लस जीरो, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, तो 5 कितना है, जीरो, 5 है जीरो, और 5 कितना है, पाई बाय 2, सिंपली 5 कितना है, पाई बाय 2, समझ रहे हो, इस तरह से। तो पहले पता करेंगे आर, तो आर क्या होता है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi 2 माइनस phi 1। अब थोड़ा सा दिमाग यूज करो बच्चों, phi 2 माइनस phi 1, phi 2 कितना है, पाई बाय 2, phi 1 कितना है, जीरो, पाई बाय 2 माइनस जीरो, मतलब ये कितना आएगा, पाई बाय 2, और cos पाई बाय 2 कितना होता है, cos पाई बाय 2 जीरो होता है, मतलब ये सारा जीरो हो जाएगा। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी अंडर रूट ऑफ सिंपली a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, सो दैट विल बी अंडर रूट ऑफ a1 कितना है, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 मीटर होगा, क्या होगा, 5 मीटर। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, 5 मीटर। तो इसका आंसर पता चल गया। लेट अस मूव ऑन टू थर्ड वन। अब पाथ लेंथ क्या होता है, देखो बच्चों, एसएचएम क्या होती है, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, मीन एक्सट्रीम पोजीशन। तो इधर से इधर जाएगा, वापस आएगा, इधर से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा। तो पाथ लेंथ क्या होगा, ये और ये सिंपली, ये इतना, ये दोनों के बीच का अंतर। तो ये होता है एम्पलीट्यूड, ये होता है एम्पलीट्यूड। तो a प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a। तो पाथ लेंथ के लिए आपको 2a पता करना है। पाथ लेंथ मतलब सिंपली क्या होगा, 2a, ट्वाइस द एम्पलीट्यूड, दैट इज पाथ लेंथ। तो 2 इंटू 5, 5 इंटू 2 कितना, 10 मीटर आएगा। तो पाथ लेंथ कितना होगा इसका, 10 मीटर। अगर इंडिविजुअल मोशन का पाथ लेंथ पूछता, मगर इसका पाथ लेंथ कितना होता, 3 एम्पलीट्यूड है, 3 दूनी 6, इसका कितना, 4 एम्पलीट्यूड, 4 दूनी 8, लेकिन रिजल्टेंट का पूछा है ना, तो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड है 5, तो रिजल्टेंट का पाथ लेंथ होगा 10। अब पता करेंगे इपोक, इपोक डेल पता करेंगे, ठीक है, ये मेट दो बच्चों में, ओके, जगह चाहिए हमें, तो डेल पता करेंगे। डेल पता करने के लिए हमें एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, हमारा फॉर्मूला डेल इज इक्वल टू tan इनवर्स वाला, ठीक है, देख लो आराम से समझो बच्चों। तो डेल देख लो बच्चों, डेल, डेल इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2, थेरी पेपर है, पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा, a2 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2, ठीक है। अब इसके बाद देख लो बच्चों, दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a1, a1 कितना है, a1 इज 3 साइन, ये a1 होगा बच्चों, सॉरी, a1 cos phi 1, a2 cos phi 2, a1 sin phi 1, a2 sin phi 2, ओके। 3 sin phi 1 कितना है, phi 1 0 है, डिवाइडेड बाय 3 cos 0 प्लस 4 sin 90, 90 है ना बच्चों, phi 2 कितना है, 90, प्लस
4 cos 90 डिग्री। साइन 0 कितना होता है 0, cos 90 कितना होता है 0, मतलब ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। साइन 90 कितना होता है 1 और cos 0 कितना होता है 1, तो ऊपर 4 बचा नीचे 3 बचा, तो दैट विल बी tan इनवर्स ऑफ 4/3। ठीक है, 4/3। तो tan इनवर्स ऑफ 4/3 क्या होता है 53 डिग्री। एग्जैक्ट ही चाहिए 53 डिग्री 8 मिनट, लेकिन 53 डिग्री लिख सकते हो आप, नो प्रॉब्लम, याद रख लेना हमेशा। ये जो होता है हमारा दिस एंगल इज, अभी बताया था ना मैंने, तो ये 90 डिग्री, अगर इसको आप 53 मानते हो तो ये 37 हो जाएगा, ऐसा है। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। तो tan ऑफ कितना बच्चों, tan ऑफ 53 लोगे, tan ऑफ 53 डिग्री, फ्रंट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, तो 53 की फ्रंट साइड है 4, एडजेसेंट है 3, tan इधर जाके tan इनवर्स, तो 53 डिग्री इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/3। सो सिंपली tan इनवर्स ऑफ 4/3 इज नथिंग बट 53 डिग्री। तो इसका इनिशियल फेज, रिजल्टेंट इनिशियल फेज कितना आएगा 53 डिग्री, या एग्जैक्ट चाहिए आपको तो 53 डिग्री 8 मिनट, 8 मिनट, वो जो डैश होता है ना उसको मिनट कहते हैं। ठीक है, लेट अस सॉल्व वन इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, महाराष्ट्र बोर्ड टेक्स्ट बुक। अनसॉल्व एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल है इस पे, वो भी सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो अगर एक साइन एक कॉस है तो π/2 का डिफरेंस उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स से आपको पता होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना मैथमेटिक्स में। ठीक है, अब लास्ट एक प्रॉब्लम बच्चों, टू पैरेलल एसएचएम रिप्रेजेंटेड बाय, पहला एसएचएम है x1 इज इक्वल टू क्या है बच्चों 5 sin 4πt प्लस 5/3। चलो 5 sin 4πt प्लस π/3, ग्रेट, नो प्रॉब्लम, π/3 है, ओके π/3 है ना, π/3। और दूसरा एसएचएम है 3 sin 4πt, 3 sin 4πt प्लस π/4 है, आई थिंक π/ कितना है भाई π/4, और ये सारे सेंटीमीटर में है। आर सुपर इम्पोज ऑन पार्टिकल, डिटरमाइन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड इपोक ऑफ एसएचएम। तो आपको आर पता करना है और आपको डेल पता करना है। पॉज करके ट्राई करो बच्चों, ये हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस ये हो जाएगा phi1, ये हो जाएगा a2, और सारी चीजें सेंटीमीटर में है, और ये हो जाएगा phi2। ठीक है, तो r क्या होता है, r विल बी अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi2 माइनस phi1, सो दैट विल बी a1 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस a2 स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 5 3 5 3 ये ना, यस दे आर 5 एंड 3, करेक्ट, 5 और 3। चलो cos ऑफ phi2 माइनस phi1, मतलब phi2 माइनस phi1 भी चलेगा, phi1 माइनस phi2 भी, कम में से ज्यादा माइनस कर देना, π/3 माइनस π/4, उसका टेंशन मत लेना, माइनस भी होगा तो आंसर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद π/3 माइनस π/3, या सिंपली π/3 मतलब कितना होता है 60 डिग्री, कितना होता है π/3 60 डिग्री, और π/4 मतलब क्या होता है 45 डिग्री, क्या होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री। 100% यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक होगी बच्चों। चलो सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, π/4 π/3, ओके। तो 60 डिग्री एक है और 50 ये डिग्री एक है, तो क्या करेंगे इसको फिर अंडर रूट ऑफ 25 और 9 क्या होगा 50, 34 हो जाएगा, 34 प्लस 5 दूनी 10, 10 दिन 30, और ये क्या हो जाएगा cos ऑफ 15 डिग्री, cos ऑफ 15 डिग्री। अब हाउ टू फाइंड cos ऑफ 15 डिग्री, इसके लिए लॉग लगेगा बच्चों, लॉग लगा के इसको ट्राई कर लेना। लॉग अभी तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, cos ऑफ 15 डिग्री कैसे पता करोगे, फॉर एग्जांपल सपोज ऐसे ट्राई करते हैं, π/3 माइनस π/4, तो ये 4π माइनस 3π डिवाइडेड बाय 12, तो 4π माइनस 3π क्या हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 12, π/12। तो π/12 को कैसे करेंगे बच्चों, π/12 मतलब cos 15 डिग्री, तो आपको cos 15 डिग्री की वैल्यू देखनी पड़ेगी, लॉग से फाइंड आउट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो 15 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, 15 डिग्री को 45 या फिर 90 माइनस, चलो कुछ नहीं किया जा सकता, इसको नेचुरल कोसाइन में देख लेना cos 50 डिग्री कितनी है, इसकी वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करोगे तो इट विल कम आउट टू बी, दिया हुआ है देख लेना बच्चों 7.936 सेंटीमीटर,
और डेल पता कर लेना, a1 sin अल्फा 1 प्लस a2 sin अल्फा 2, a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2, इस फॉर्मूले से। तो डेल शुड बी कम आउट टू बी 54 डिग्री 23 मिनट, 54 डिग्री 23 मिनट। ठीक है, तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ठीक है, जल्दी मिलती है नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।